एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी कह रहे थे, मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि जनता इस बार 400 पार नहीं तड़ी पार करने जा रही है। इतने संसाधनों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। पूरा धनबल का संसाधन उनके साथ, इलेक्टोरल बॉन्ड में सारी चीजें खुल के आई। पूरा मीडिया तंत्र का संसाधन उनके साथ, चुनाव आयोग उनके साथ, प्रशासन उनके साथ, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके साथ। तो इतने तंत्र का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और 240 सीटों पर सिमट गई। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी का 400 पार का दावा था, उससे 160 सीट कम आई और 2019 की तुलना में 303 से 63 सीटें इस बार कम आई। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे अपने उत्तर भारत के लोगों को। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं आए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने गुंडागर्दी का उत्तर दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर दिया, महंगाई के खिलाफ उत्तर दिया, बेरोजगारी के खिलाफ उत्तर दिया, अग्निवीर के खिलाफ उत्तर दिया, पेपर लीक के खिलाफ उत्तर दिया, बुलडोजर नीति के खिलाफ उत्तर दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का उत्तर दिया। यह उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो बड़ा उत्तर दिया, खासतौर से अयोध्या वासियों ने जो उत्तर दिया, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक है। और अगर अभी भी वो नहीं सीख पा रहे हैं तो भगवान ही उनको सद्बुद्धि दे सकता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि पहले मुसलमानों को गाली दिया, फिर सिखों को गाली दिया, फिर ईसाइयों को गाली दिया, फिर बौद्धों को गाली दिया, फिर जाटों को गाली दिया, फिर मराठों को गाली दिया, फिर किसानों को गाली दिया, फिर पहलवानों को गाली दिया, और अब अयोध्या वासियों को और हिंदुओं को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। ये शर्मनाक काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये आरएसएस का संस्कार है, ये बीजेपी का संस्कार है। अयोध्या में दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद पासी चुनाव कैसे जीत गए, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। आप गालियां दे रहे हैं अयोध्या के लोगों को, मां बहन की गालियां, हिंदुओं को मां बहन की गालियां। इनके यहां से प्रसाद मत खरीदो, इनका बहिष्कार करो। अरे प्रभु श्री राम ने आपको शिक्षा दी है, प्रधानमंत्री जी सीखिए। और शिक्षा क्यों दी? क्योंकि आपके मन में अहंकार हो गया था कि आप भगवान से भी बड़े हैं। बीजेपी वाले गाना गा रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम को ला सकते हैं बीजेपी वाले? भगवान श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, हमारे आराध्य देवता हैं। भगवान श्री राम को कोई भाजपाई नहीं ला सकता, कोई मोदी नहीं ला सकता। भगवान हम सबको लेके आए। कल को बेटा अपने बाप से कहने लगेगा, बापू बापू हम तुमको लेके आए। बापू कहेंगे बेटवा हम लाए, कहें नहीं नहीं तुमको हम लेके आए। इतना अहंकार। आप कह रहे भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। आपने अयोध्या के अंदर नवीनीकरण, विकास के नाम पे वहां के लोगों के सैकड़ों साल पुराने घर ध्वस्त कर दिए, पुरातन मंदिरों का आपने ध्वस्त कर दिया। यह कौन सा विकास है आपका? गरीब का घर उजाड़ के, मंदिरों को तोड़ के। आपने, आपके मन में इतना भेद, इतनी दुर्भावना। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अपना आवास खाली किया तो गंगा जल से धुलवा रहे हैं आप। कन्नौज में अपनी पत्नी के साथ मंदिर का दर्शन करने चले गए तो मंदिर आप गंगा जल से धुलवा रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करते हैं
तो श्री रामनाथ कोविंद जी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनको नहीं बुलाते, उद्घाटन करते हैं तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाते। क्यों भाई? क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति एक दुर्भावना है और नफरत है। 2024 का परिणाम भारत की जनता ने चिल्ला चिल्ला के मोदी जी के कान में कहा है, ना हम पाकिस्तान हैं, ना हम तालिबान हैं, हम हिंदुस्तान हैं और हम मिलकर रहना चाहते हैं। विविधता में एकता, भारत की विशेषता, ये हमारा संदेश है। हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले हिंदू धर्म हैं। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। आज आपने हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येन जैन जी को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा है, संजय रावत को जेल में डाला, अनिल देशमुख को जेल में डाला। ये विपक्ष के लोगों को आप गला घोट के राजनीति करना चाह रहे हैं, ये इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अपने घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ तोड़ के बर्बाद करेगी। मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने झुंझुना मंत्रालय दिया, एक को मछली विभाग, एक को जहाज, जिसमें न हवाई अड्डा जहाज विभाग के पास है, न जहाज विभाग के पास है, और जहाज मंत्रालय दे दिया, मछली मंत्रालय दे दिया। तो ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को तोड़ेगी और ये वैसाखी सरकार 6 महीने से 1 साल तक चल पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। हमने एनडीए की एक सरकार 13 दिन में गिरते हुए देखा, दूसरी सरकार 13 महीने में गिरते हुए देखा, और ये तीसरी मोदी जी की सरकार 1 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी और ये सरकार जल्दी ही गिरेगी। हम राजनीतिक गतिविधियों पे नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही मौका लगेगा एक वैकल्पिक सरकार इस देश के अंदर आएगी, मौजूदा सरकार, तानाशाही की सरकार इस देश से जाएगी। हमने अपील किया है टीडीपी और उनके एनडीए के घटक दलों से कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपका स्पीकर नहीं बनाती है, उस स्थिति में आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं अगर, तो जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो समर्थन देने के बारे में विचार करें। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि स्पीकर अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो 3 नुकसान होंगे। नंबर 1, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर 2, पहली बार हमने देखा 150 सांसदों को भारतीय संसदीय इतिहास में सस्पेंड करके बाहर किया गया। सांसद मार्शल से घसीटे जाएंगे, बाहर फिकवाए जाएंगे। और नंबर 3, बुरी तरीके से तोड़ा जाएगा पार्टियों को। छोटी छोटी पार्टियां, 3 सांसद वाली, 2 सांसद वाली, आरएलडी जैसी पार्टियां, जेडीएस जैसी पार्टियां, टीडीपी जैसी पार्टियां, जेडीयू जैसी पार्टियां, इनको तोड़ा जाएगा। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। टीडीपी के 4 सांसद मैं जिस राज्यसभा में बैठता हूं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। 4 सांसद, जब टीडीपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी, 4 सांसद टीडीपी के तोड़ा है बीजेपी ने। तो टीडीपी को इनका इतिहास याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार तोड़फोड़ करके बनाई, कर्नाटक में बनाई, उत्तराखंड में बनाई, अरुणाचल में बनाई, कर्नाटक में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, यही काम ये करते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें हमारे 8 प्रांत के अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव मौजूद थे, हमारे सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद थे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हमको अपने संगठन का विस्तार कैसे करना है, उस पर 2-3 चीज़ें तय हुई हैं। 14 जुलाई को प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लखनऊ में होगा। हर माह के पहले रविवार को हर जिला कार्यकारिणी विधानसभाओं के साथ, विधानसभा कमेटियों के साथ जिला कमेटी की बैठक होगी। एक कार्यक्रम संघर्ष का और एक कार्यक्रम रचनात्मकता का हर जिला इकाई को करना आवश्यक होगा।
ये 2-3 फैसले महत्वपूर्ण रूप से लिए गए हैं। 2 विषय और आया है, उस पर अपनी बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक तो नीट के एग्ज़ाम में जो घपला हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा घपला है और इसमें सीधे तौर पे मोदी सरकार का शिक्षा मंत्रालय शामिल है। एनटीए एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और आप सभी पत्रकार बंधुओं को जान के हैरानी होगी कि 67 बच्चे 720 अंक पाके टॉप कर जाते हैं। क्या ये संभव है? एक ही कोचिंग सेंटर से 6-6 बच्चे टॉप कर जाते हैं। क्या ये संभव है? एक बच्चे को 718, एक बच्चे को 719 अंक आ रहा है, जबकि एक प्रश्न छोड़ने पर 4 अंक कटता है, यानी कि अंक हो सकता है 716 और एक प्रश्न गलत करने पर 5 अंक कट सकता है, यानी कि अंक की संख्या हो सकती है 715, ना तो 718 हो सकता है, ना 717 हो सकता है, ना 719 हो सकता है। 716 और 715 तो हो सकता है, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में 718, 19 और 17 अंक हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और अगर आप आंख उठा के देखेंगे, नज़र फिरा के देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नीट का घपला, घोटाला, पेपर लीक का कांड हुआ है। तो इसलिए ये, जिसमें गुजरात का भी नाम आ रहा है, दूसरे राज्यों का भी नाम आ रहा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है और बच्चों के साथ तो उनकी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक है। अब तक कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं क्योंकि परिवार के लोग बड़ा परिश्रम करके पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद इस तरीके से पेपर लीक कांड हो जाता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 24 लाख बच्चों का जीवन नीट के एग्ज़ाम से प्रभावित हुआ है। मैं आज देश के शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को इसके लिए पत्र लिखूंगा और जब भी सदन शुरू होगा और मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं इस विषय को वहाँ भी उठाऊंगा। दूसरा मामला है पुलिस भर्ती का। पहले तो आपने भारतीय सेना में अग्निवीर ला के नौजवानों को बर्बाद किया, भारत की सेना को कमज़ोर किया। 4 साल की नौकरी वहाँ पे कर दी आपने, ठेके पे आप सेना में भर्ती कर रहे हैं। अब दूसरा काम, अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती कर रहे हैं। अभी लोगों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए हैं कि हम आउटसोर्सिंग करेंगे पुलिस में। अब उसकी जिम्मेदारी क्या जनता के प्रति होगी? क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति होगी? आप अगर ठेके पे पुलिस भर्ती करेंगे यूपी में, कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ाई जाएंगी। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार से चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी से चाहूँगा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। एक तो पेपर लीक कांड हुआ, उसमें अभी तक आप न्याय नहीं दे पाए। पुलिस भर्ती में 60 लाख बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई और अब आप ठेके पे पुलिस ला रहे हैं। तो इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है और अगर ये योजना लाई गई तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मुझे मोटे मोटे तौर पे इतनी बात कहनी थी। आपका जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। जो आप सभाएं कर रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी तो बोल दो कहाँ, ये जो आप आज सभा कर रहे हैं, ये हम अपना संगठन के लिए तैयारी कर रहे हैं। विस्तार 2027 की तैयारी है संगठन की, या मिड टर्म पोल के लिए, जैसा कि आपने कहा सरकार 1 साल में गिर जाएगी? देखिए, ऐसा है कि मिड टर्म पोल तो नहीं होगा, सरकार गिरेगी तो सरकार वैकल्पिक बनेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अगर एनडीए की सरकार जाएगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी देश के अंदर। सर, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ बहुत संपर्क में शिंदे गुट का जो नेता है, क्या लग रहा है महाराष्ट्र में पलटने जा रही है सरकार? वहाँ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट तो ख़त्म हो गया। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था उसको मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। अजीत पवार को कहा तुमको एक भी मंत्रालय नहीं देंगे और दूसरा शिंदे को कहा कि एक राज्य मंत्री तुमको देंगे। तो अभी तो उनके यहाँ खुद ही लड़ाई चल रही है। दूसरी बात, जीतन राम मांझी को आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी कौन व्यक्ति हैं? जीतन राम मांझी जी ने 3 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा भगवान श्री राम काल्पनिक है, दूसरा उन्होंने कहा रामचरितमानस काल्पनिक है, तीसरा उन्होंने कहा कि रावण जो था वो भगवान श्री राम से श्रेष्ठ था।
अब मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, ऐसे आदमी को मोदी जी ने क्यों मंत्री बना दिया? सारे भाजपाई अब ये मान रहे हैं कि रावण जो है वो भगवान श्री राम से श्रेष्ठ था। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। कभी अयोध्या वालों को गाली देंगे, कभी हिंदुओं को गाली देंगे, कभी रावण को श्रेष्ठ मानने वाले को मंत्री बना रहे हैं। तो अभी जो आप महाराष्ट्र की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ की जनता ने ही उनको समाप्त कर दिया राजनीतिक रूप से, शिंदे गुट को और अजित पवार गुट को। हरियाणा सरकार तो भैया बीजेपी की है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम और आप विधानसभा में नहीं होगा। किस नेता ने कहा है? मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। दिल्ली में आपने घोषणा करी, गोपाल राय जी ने कहा, दिल्ली में गोपाल राय जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ नहीं है। तो प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन आपका अलग अलग हो गया है? देखिए, देवेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहला बयान उनका आया, उसके बाद गोपाल राय जी का बयान आया। आम आदमी पार्टी की ओर से मेरा आधिकारिक बयान ये है कि हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में हैं। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो गठबंधन के बारे में फैसला लेंगे। अभी आप लोग गठबंधन में जो दिल्ली में परिणाम आए, इसको लेके पार्टी ने क्या समझा? नहीं, निश्चित रूप से हम इसकी समीक्षा करेंगे और जहां हमारी कमियां रह गई हैं उसको ठीक करने का काम करेंगे। पिछले 3 चुनाव से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें इस बार काफ़ी हद तक कमी आई कि एक तरफा वोट हमें विधानसभा में मिलता है, एक तरफा वोट बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में मिलता है। लेकिन जो इस चुनाव में परिणाम आया है, हारे हैं हम 7 सीट, लेकिन पिछली बार की तुलना में अगर आप देखेंगे कई जगहों पे हमें 5 लाख, 5.5 लाख ऐसे वोट भी मिले आपको। मोहन भागवत जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, नागपुर में रैली की थी, मणिपुर हिंसा को लेकर के 1 साल से शांत रही। और दूसरा इसी में एक स्टेटमेंट और था कि जो पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने अहंकारी बताया है, सेवाभाव नहीं बताया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये माँ बेटे का झगड़ा चल रहा है इस समय। आरएसएस जो है वो बीजेपी की मातृ संस्था है और पिछले दिनों नड्डा साहब ने कहा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा थी उसको आरएसएस की ज़रूरत थी और मोदी जी वाली जो भाजपा है इसको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कहीं ये माँ बेटे के आपस के झगड़े का नतीजा है कि अब नड्डा साहब भी खुल के आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं और आरएसएस भी खुल के बीजेपी के खिलाफ बोल रही है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक भागवत जी से पूछना चाहता हूँ, मैं तो सस्पेंडेड हूँ मणिपुर के मामले को लेकर, तो 1 साल से जब वहाँ हिंसा चल रही है तो आरएसएस को पहले इस पर सचेत करना चाहिए था, सरकार को सवाल उठाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, अहंकार तो सर्वविदित है प्रधानमंत्री जी का, ये किसी से छिपा थोड़ी है। वो कह रहे हैं स्वयं सेवक अहंकारी नहीं होता, तो स्वयं सेवक ही तो हैं प्रधानमंत्री जी। कौन स्वयं सेवक नहीं है? सभी अपने आप को कहते हैं हम आरएसएस के स्वयं सेवक हैं। तो इनमें इतना अहंकार है कि पूरे चुनाव में आपने इनकी भाषा देखी, कभी मुगल, कभी मदरसा, कभी मटन, कभी मछली, कभी मंगलसूत्र, कभी मुजरा, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। तो अगर उस पर कोई नियंत्रण आरएसएस ला सकती है तो उसके लिए कुछ सार्थक कदम उठाएं। ऐसे खाली कहने से तो मुझे नहीं लगता कोई काम बनने। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का इस बार देखने को मिला क्या इस चुनाव में 2024? देखिए, जब नड्डा साहब खुद ही कह रहे हैं कि अब हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो स्वाभिमान जगा होगा, आरएसएस के लोगों ने साथ नहीं दिया होगा चुनाव में। संजय सिंह जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, अभी आपने हाल फिलहाल में बयान दिया कि जो टीडीएस का स्पीकर बनना चाहिए वरना संविधान खत्म हो जाएगा। टीडीपी का? हाँ, टीडीपी का, उसका वरना संविधान खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, जब इंडिया गठबंधन के भी बहुमत अपना है लगभग अगर माना जाए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान खत्म हो जाएगा? देखिए, पिछली जो सरकार थी उस दौरान आप लोगों ने ही देखा था कि भारतीय संसदीय इतिहास में 52 से लेकर अब तक कभी भी 150 सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया। और इस दर्द को मैं इसलिए समझ सकता हूं कि सबसे ज़्यादा सस्पेंशन झेलने वाला व्यक्ति मैं हूं।
मुझे मार्शल से घसीट घसीट के बाहर करवाया गया जब मैंने किसान का मसला उठाया, मणिपुर का मसला उठाया, जब भी मैंने बोला। और मुझे कई बार सस्पेंड किया गया। मुझे कहते हैं बीजेपी वाले 56 बार बेल में आए। मैं क्यों, अपने लिए थोड़ी गया था। 150 सांसदों को सस्पेंड करना ये इस बात का संकेत है कि अगर स्पीकर बीजेपी का होगा, कोई भी अनाप शनाप बिल लेके आएंगे लोग, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, विपक्ष का जो व्यक्ति बोलेगा उसको पकड़ के बाहर करेंगे। मैं ये बात कह रहा तो हूँ। इंडिया गठबंधन की 200 से ज्यादा नगर में अपने जिलाध्यक्ष की 200 से अधिक है तो 200 को बाहर कर देंगे भाई। अगर 200 से अधिक है उनको जब वो 150 को कर चुके तो 200 को बाहर कर देंगे। जिलाध्यक्ष का पद आपका केंद्रों में खाली है, क्या संगठन के बदलाव को लेके वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। पिछले दिनों हमारे जो जिलाध्यक्ष जी थे उनका